हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नैना है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं गांव के एक बड़े परिवार से थी। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और होशियार भी थी। मेरे पिताजी के गांव में 3 फैक्ट्रियां चल रही थी और गांव के बहुत से लोग उन फैक्ट्री में काम करते थे। मैं अक्सर अपने पिताजी के साथ फैक्ट्री जाया करती थी। क्योंकि मेरा कोई भाई या बहन नहीं थे, तो मेरे पिताजी अपना सारा प्यार मुझ पे ही लुटाया करते थे। बचपन से लेकर आज तक मैंने जिस चीज़ पर हाथ रखा, मेरे पिताजी ने वो चीज़ मेरे सामने रख दी। मैं जैसे जैसे बड़े हो रही थी, मेरी खूबसूरती में 4 चांद लग रहे थे और अब हर समय मेरे पिताजी को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। पिताजी ने मेरे रिश्ते के लिए सबसे कह रखा था और एक दिन मेरे लिए शहर से बहुत अच्छा रिश्ता आया। लेकिन पिताजी मेरी शादी शहर में नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरी शादी गांव में ही हो, उनके पास मैं हूँ, ताकि वो जब चाहें मुझे मिल सके, मेरा हाल चाल ले सके और मैं उनके आस पास रहूँ। वो चाहते थे कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जिसको वो पहले से ही जानते हो। और एक दिन पिताजी की नज़र फैक्ट्री में काम करने वाले एक लड़के नीरज पर पड़ी। नीरज दिखने में भी बहुत हैंडसम था और पिताजी के दिल के काफ़ी करीब था। पिताजी को वो बहुत पसंद था क्योंकि वह हमेशा ही उनकी बात मानता था। जैसा जैसा मेरा पिताजी उससे कहते वो वैसा ही करता था। नीरज मेरे पिताजी की बहुत इज्जत करता था और अच्छा कमाता भी था। पिताजी का कहना था कि उनका जो कुछ भी है वो सब मेरा ही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि लड़का अमीर हो या गरीब। आज नहीं तो कल पिताजी का सब कुछ मेरा ही हो जाएगा। और शायद यह बात नीरज भी बहुत अच्छे से जानता था। इसीलिए पिताजी ने जब उससे मेरे रिश्ते की बात की तो उसने फ़ौरन ही हाँ कर दी। उसने मुझे देखने की भी ख्वाहिश नहीं जताई और अपनी माँ को रिश्ता ले कर आने के लिए हमारे घर भेज दिया। नीरज की माँ ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया और मुझे सगाई की अंगूठी पहना दी और कहा कि अब हमसे इंतज़ार नहीं होगा, हमारी प्यारी बहू को हमारे घर जल्दी से भेज दीजिए। उनका कहना ही था कि पिताजी ने और उनकी माँ ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी और अगले 1 महीने में मेरी शादी नीरज से हो गई। बहुत से सपना आँखों में लिए मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे दिल में जज्बात उभर रहे थे, बेताबियाँ बढ़ती जा रही थी। मेरा दिल खुशी से झूम रहा था। शादी को लेकर बचपन से ही मेरे बहुत सारे सपने थे। मेरे दिल मेरे बस में नहीं था। नीरज की खूबसूरती के चर्चे भी मैंने पहले से ही सुन रखे थे। जितने भी मेहमान हमारी शादी में आए हुए थे, सब हमारी जोड़ी को देखकर यही कह रहे थे कि हम एक दूसरे के लिए ही बने थे। सबकी नज़रें हमारे ही ऊपर टिकी थी। लेकिन कभी कभी यह नज़र इंसान को बर्बाद कर देती है और शायद ऐसे ही कोई नज़र हमारे जोड़ी को भी लग चुकी थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई कि दूर दूर तक परिवार में मेरी शादी के ही चर्चे हो रहा था। हर किसी के ज़ुबान पर मेरी शादी की ही बात थी। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। ऊपर वाले ने मुझे खूबसूरती और दौलत दोनों ही दिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं किस्मत के मामले में मार खा गई हूँ। सिर्फ खूबसूरती और दौलत ही सब कुछ नहीं होता है। जीवन साथी का ज़िंदगी भर का साथ भी औरतों के लिए दुनिया की हर खुशी से कई ज़्यादा है। और मुझे क्या पता है कि मेरा और नीरज का साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का था। शादी की पहले रात जब नीरज कमरे में आया तो उसकी बातों में प्यार की वो खुशबू नहीं थी जिसे सुनने के लिए मैं बेकरार थी। ऐसा नहीं था कि नीरज ने मुझे बात नहीं की या मेरी तारीफ नहीं की, लेकिन जो कुछ मैं सुनना चाहती थी वो सब नीरज ने नहीं कहा था। हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हो गई और मैं बहुत खुश थी कि मुझे अपने ससुराल में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरा देवर भाभी भाभी कहता मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। नीरज मेरे पिता के साथ काम करता था। उसके मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर पिताजी ने खुद ही मेरा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। नीरज देखने में इतना हैंडसम था कि मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था और फिर हम दोनों की शादी हो गई।
पिताजी ने शादी के तोहफे में नीरज को 20 लाख रुपए दिए थे। मेरी शादी सर्दियों के मौसम में हुई थी। यह जनवरी का महीना था। शादी के कुछ दिन बाद नीरज मुझे हनीमून के लिए कश्मीर की बर्फबारी दिखाने के लिए ले गया। मुझे नीरज के साथ जान के लिए ज़्यादा समय भी नहीं मिला था। अभी तो मेरी और नीरज के बीच सही तरीके से बातचीत भी नहीं हुई थी और हम दोनों कश्मीर के लिए निकल गए थे। नीरज बहुत खामोश आदत का इंसान था और दूसरी तरफ मेरा देवर था जो कि ये खुश मिजाज इंसान था। दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। नीरज पूरे रास्ते चुप रहा। मैं तो बाहर की सुंदरता देखकर उसमें जैसे खो ही गई थी। मुझे लगा कि समय के साथ साथ मेरी और नीरज की दूरियां भी कम हो जाएगी और हमारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा। लेकिन तकदीर ने ऐसी नौबत आने ही नहीं दी थी और हमारी किस्मत को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। किस्मत ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं तो आबाद होने से पहले ही बर्बाद हो गई। कश्मीर पहुंचकर एक दिन तो हमने थकान ही उतारी। अगले दिन नीरज मुझे पहाड़ों की तरफ ले गया। ठंड की वजह से मेरा बुरा हाल था। बहुत ऊंची पहाड़ी के किनारे पर ले जाकर नीरज ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे की तरफ धक्का देने की कोशिश करी और फिर जल्दी से अपनी तरफ खींच लिया और बार बार इस तरह से साथ कर रहे थे। एक बार तो मैं सच में नीचे गिरने ही लगी थी, मगर किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं बच गई। तभी मुझे नीरज पर बहुत गुस्सा आया और मैंने कह दिया कि आप अगर मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो पहले ही इस रिश्ते के लिए इनकार कर देते। यूँ मुझे धक्का देकर क्यों मारना चाहते हैं? नीरज हंसने लगे और ये बात उन्होंने मजाक में डाल दी। अगले दिन जब हम होटल से निकलने वाले थे तब नीरज ने मुझे कहा कि वो पहले जाकर जगह की जानकारी लेकर आते हैं, उसके बाद मुझे लेकर जाएंगे। यह सुनकर मैं तैयार होकर अपने कमरे में ही बैठ गई और बेसब्री से नीरज का इंतज़ार करने लगी। नीरज जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल फ़ोन भी मेरे पास ही भूल कर चले गए। बहुत देर तक मैंने उनका इंतज़ार किया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने लगी थी। मैं एक नई जगह पर होटल के कमरे में बिल्कुल अकेली थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि अपने पिताजी को फ़ोन करके सारी बात बता दूं, लेकिन वो बहुत दूर थे और मेरे फ़ोन की वजह से कहीं वो परेशान ना हो जाएं। यही सोचकर मैंने खुद ही होटल के स्टाफ से जानकारी हासिल की, लेकिन उन्हें भी नीरज के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि वहाँ बैठे एक आदमी ने मुझे एक ऐसी खबर सुने जैसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे दिमाग ने मेरा साथ देना बंद कर दिया। उसने मुझे बताया कि होटल से कुछ ही दूर एक बाज़ार में धमाका हुआ था। मौके पर मौजूद लोग उस धमाके की वजह से जान गंवा बैठे, लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि नीरज बाज़ार की तरफ नहीं गए होंगे। वो तो घूमने के लिए जानकारी लेने गए थे। बाज़ार से उन्हें कोई काम नहीं था। यही सोचकर मैंने नीरज को ढूंढना शुरू किया। मेरे पास मोबाइल फ़ोन पर हमारी शादी की फ़ोटो थी। मैं लोगों को वही दिखा दिखा कर उनके बारे में पूछताछ कर रही थी और एक आदमी ने मुझे बताया कि उसने नीरज को बाज़ार में जाते देखा था। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। फ़ौरन मैं बाज़ार की तरफ भागी और पूरे इलाके में नाकाबंदी हो चुकी थी। वहां जाकर मैंने पुलिस वालों को नीरज की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछताछ शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाले ने मुझे एक आधार कार्ड दिया और कहा कि ये हमें इस जगह से मिला है। हमें यकीन है कि ये मरने वालों में से है। मैंने अपने हाथों में उस आधार कार्ड को ले लिया और उस पर नीरज का आधार कार्ड देखते ही चकरा खाकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया, यह सोच खरी मैं फूट फूट कर रोने लगी कि 6 दिन की शादीशुदा ज़िंदगी के बाद अब मैं विधवा हो चुकी थी। नीरज और मेरा साथ बस 5-6 ही दिन का था। पुलिस वालों ने मेरे घर वालों को खबर दी थी। उन्हें वहाँ बुला लिया और मैं अपनी माँ के साथ रोती धोती वापस अपने घर आ गई।
जो लोग पहले मुझे देखकर मेरी किस्मत पर बातें बना रहे थे, अब वही लोग मुझे मनहूस कह रहे थे। मेरे बहुत से ससुराल वालों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरे कदम इतने मनहूस है कि मैं जीते जागते नीरज को खा गई। बहुत से मेरे रिश्तेदारों ने दया के नाम पर मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिए कि मेरी आत्मा तक छन्नी हो गई। मैं दिमागी मरीज बनती जा रही थी। मैं हर समय सिर्फ अपने कमरे में बंद रहती। मैं ना किसी के सामने आना चाहती थी और ना ही किसी से बात करना चाहती थी। मैंने कई महीने अपने माता पिता के घर गुजारे। मेरी सास अक्सर मुझे मिलने के लिए आ जाती। मेरे साथ एक बहुत अच्छी औरत है। जवान बेटे की मौत के गम ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे इसके लिए कभी दोषी नहीं ठहराए। इस तरीके की मुझे कोई बात नहीं की थी जैसे दुनिया वाले गुस्सा कर रहे थे। वक्त किसी के लिए नहीं था। जाने वाले चले जाते हैं और पीछे रह जाने वाले इस दुनिया के रहमो करम पर होते हैं। जैसे कि मैं अभी इस वक्त ज़माने के ठोकरों पर थी। जो भी मिलने के लिए आता वह नीरज और मेरी शादी का किस्सा निकाल कर बैठ जाता था। नीरज की मौत को 9 महीने गुजर चुके थे और ये 9 महीने मेरे लिए सदियों के बराबर थे। एक दिन मेरी सास मुझे मिलने के लिए आई और वो बातों बातों में मुझे मेरे देवर की शादी की बात बताने लगी। मेरा देवर का नाम सोहन था। सोहन उसका अब एक अकेला बेटा था और मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि मेरी सास सोहन की शादी करना चाहती हैं। लेकिन उस समय मेरी हैरानी हो गई थी जब उन्होंने सोहन की शादी मेरे साथ करने की बात कह दी। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया। दुनिया मुझे उनके बेटे की मौत का कसूरवार ठहरा रही थी और वह मुझे अपने दूसरे बेटे की बहू बनाने की सोच रही थी। सोहन मुझे भाभी भाभी कहकर बुलाता था और मेरे आसपास ही रहता, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे सोहन की पत्नी बनना पड़ेगा। मैंने तो साफ शब्दों में अपने सास को इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। अब दोबारा उस घर में दुल्हन बनकर नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उन्होंने दोबारा यही बात की तो मेरे पिताजी ने सोच समझकर हामी भर दी और वो मुझे इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। मेरी हालात बहुत ख़राब होने लगी थी और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं दोबारा अपना घर बसा लूं। वो अक्सर यही कहते कि नीरज की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बस ऊपर वाले ने उसकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। सोहन के रिश्ते की बात सुनकर उनके चेहरे पर कुछ रौनक आ गई थी, इसीलिए मैंने मजबूरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरी सास अगले ही हफ्ते बारात लेकर आ गई और मैं सोहन की पत्नी बनकर उसके घर चली गई, जहाँ पहले बार मैं नीरज की पत्नी बनकर गई थी। ऐसा नहीं था कि मुझे नीरज से बेहद प्यार हो गया था, लेकिन शादी में कुछ ना कुछ तो ताकत ज़रूर होती है कि जीवन साथी अहम ही हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी के रात जब सोहन कमरे में मेरे पास आया तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने मोहब्बत से मेरे हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और कहने लगा कि वह मुझे ज़िंदगी की बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता है जो पहले मेरे हक में नहीं आ सकती थी। वो पूरी दुनिया मेरे कदमों में रख देना चाहता था। सोहन ने मुझ में पर अपनी मोहब्बत इस कदर निछावर कर दी कि मुझे बीते दिनों की यादें भूलने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। सोहन हर समय मेरे आसपास रहता था, मुझे बहुत मोहब्बत करने लगा था। जब भी कोई मेरे खिलाफ एक शब्द भी कहता तो सोहन एक मजबूत ढाल की तरह मेरे साथ खड़ा रहता। सोहन में वो सारे गुण थे जो मैं नीरज में ढूंढते थी। सोहन के अंदाज ने मेरा दिल जीत लिया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं नीरज को भूलकर सोहन की हो गई थी। हम दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक एक बार फिर से मेरी दुनिया पलट गई। शायद किस्मत को भी मेरी एक और परीक्षा लेना बाकी थी। मैं तो सोहन के साथ पूरी तरह से खुश थी। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आया जो मेरा सब कुछ बहार कर ले गया। पिताजी के साथ
नीरज की जगह अब सोहन ले चुका था और सोहन की माँ अब बीमार रहने लगी थी। ऐसे में सारे घर की जिम्मेदारी मैं अकेले ही संभालने लगी थी। और ऐसे ही एक शाम जब माँ अपने कमरे में सो रही थी और मैं आंगन में सफाई कर रही थी तो दरवाजे की बेल बजी। क्योंकि मैं आंगन में मौजूद थी इसीलिए मुझे बेल की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने मेरा पहले पति नीरज खड़ा था। काफ़ी देर तक तो मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर रही थी और जब मुझे अपनी आंखों पर यकीन आने लगा तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आया। किस्मत ने मेरे साथ ये कैसा खेल खेला था। अचानक नीरज मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, जिसे मरा हुआ समझकर न जाने कितने दिन मैंने गम मनाया था। जितनी हैरत मुझे उसे देखकर हुई थी उतनी ही हैरत नीरज को भी हुई थी। मेरी तो ज़बान ने भी साथ देने से इनकार कर दिया था। मैं नीरज से बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन एक शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकला। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। मैंने साइड पर होकर नीरज को अंदर आने की जगह दी और वो अंदर चला आया। धीरे धीरे चलते हुए आंगन में एक बड़ी चारपाई पर आकर बैठ गया। नीरज की नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे पास तो दुपट्टा ही मौजूद नहीं है। मैं भागकर कमरे से दुपट्टा पहनकर आ गई। नीरज सर से पांव तक मुझे देख रहा था। मैंने खुद पर काबू कर लिया और नीरज के साथ बैठकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे क्या सवाल करूं या फिर इसे क्या बताऊं। इतने में घर का दरवाज़ा खुला था और सोहन अंदर आ गया। अंदर मंजर का देखकर तो सोहन हैरान हो गया। अपने बड़े भाई को जिंदा देखकर उसने उसको गले से लगा लिया और रोने लगा, मगर मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा था। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी। मुझे अपना आने वाला भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा था। नीरज से अतीत के सवाल करने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो कहाँ गया था, कैसे गया था और उसके साथ क्या हुआ था, यह सब तो बात की बात थी, इसलिए मुझे कोई आवश्यक नहीं थी। लेकिन मेरे साथ आने वाले समय में जो होना था वह मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं एक ही समय में दो भाइयों की पत्नी तो नहीं रह सकती थी और अब मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ सोहन के लिए थी। मेरी ज़िंदगी में जो रंग भरे थे मुझे इन रंगों से चाहत हो गई थी। दोनों भाई बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखें तो सोहन के वजूद पर जमी हुई थी जो अपनी माँ को भी उठाकर ले आया था। जवान बेटे को एक बार सामने देखने के बाद तो मेरी बुढ़ी सास में भी जान आ गई थी। नीरज रोते हुए मुझे माफ़ी मांग रहा था, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे माफ़ी क्यों मांग रहा है। फिर नीरज ने बताना शुरू किया कि मुझे सिर्फ पैसे की वजह से ही उसने शादी की थी। मुझे कश्मीर ले जाकर पहाड़ से धक्का देना चाहता था ताकि मैं आसानी से मर जाऊं, और जब ऐसा नहीं हो सका तो मुझे होटल के कमरे में छोड़कर वह हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला गया। वह किसी और लड़की से मोहब्बत करता था जिससे उसकी मुलाकात एक इंस्टाग्राम के ग्रुप में हुई थी और वह लड़की से शादी करना चाहता था। नीरज भी इस लड़की से मोहब्बत करता था। कश्मीर जाने से पहले ही नीरज ने माया नाम की उस लड़की को बुलाया और वह लड़की राजस्थान की थी। नीरज मुझे मारकर उस लड़की के साथ भाग जाएगा। नीरज ने उस लड़की से मिलने की तारीख तय की थी। वो वही बाजार था जहाँ से उसका आधार कार्ड बरामद हुआ था। उस लड़की से वहाँ पर मुलाकात करने के बाद वो उस लड़की के साथ राजस्थान के लिए रवाना हो गया था। लेकिन ना जान कब उसका आधार कार्ड वहाँ पर गिर गया और इसके कुछ ही देर बाद वहाँ बम का धमाका हो गया, जिसके बारे में नीरज को भी खबर मिल गई। उसने बताया कि वो उस लड़की के साथ उसके घर चला गया था। उसके पास वो 20 लाख रुपए मौजूद थे जो उसे मेरे पिता से शादी में मिले थे। राजस्थान जाकर माया के साथ शादी कर ली और वह दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन वह नहीं जानता था कि माया का असली मकसद क्या है। माया का काम था कि इंस्टाग्राम पर इस तरह के
बेवकूफ़ मर्दों को पागल बनाना और उससे उनकी सारी दौलत को हथियाना, जो मोहब्बत के नाम पर सब कुछ लुटाने पर तैयार हो जाते हैं। आने वाले कुछ ही महीने में माया ने मुझे सारी रकम ले ली और इसके बाद वह मुझे जान छुड़वाना चाहती थी। लेकिन मैं माया से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए मैं उसके कदमों में बैठ गया कि मेरे पास तो वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। मालूम था कि आप लोगों ने मुझे मुर्दा मान लिया होगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि नैना मेरी पहली पत्नी अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं ज़बरदस्ती माया के साथ दिन गुजारते लगा। मेरे होते हुए भी माया ने अपना काम जारी रखा और मेरे सामने ही वह तरह तरह के लड़कों को इंस्टाग्राम पर फंसाने का काम करती, उनसे मुलाकात हो की जगह और तारीख तय करती और वहां जाकर पैसे घर ले आई। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मेरी पत्नी इस तरह से गैर मर्द के पास जाए। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। माया को मैंने बहुत मारा और माया की माँ उसके सारे गलत कामों में उसके बराबर के हिस्सेदार थी। माया ने मुझे पुलिस के हवाले किया और मैं बहुत महीनों तक जेल में बंद रहा। कई महीनों बाद एक दिन मुझे पुलिस वालों ने खुद ही आज़ाद कर दिया, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं करवाई गई थी। जेल से आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ जो किया था वही मेरे साथ हो चुका था और इसीलिए मैं थक हार कर वापस अपने घर की तरफ लौट आया। उसके बाद सुनकर सोहन और माँ एकदम परेशान हो गए, जबकि मैं तो चुपचाप बैठी थी। नीरज ने बहुत मुश्किल से नीरज को यह बात बताई कि अब नैना तुम्हारी पत्नी नहीं रही, क्योंकि तुम्हें मुर्दा समझने के बाद नैना के शादी कर ली। यह सुनकर तो नीरज एकदम से ही चीखने लगा। ये कैसे हो सकता है कि मैं जिंदा हूँ और तुमने मेरी पत्नी से शादी कर ली? नैना अभी मेरी पत्नी है। नीरज की बात सुनकर मुझे एक झटका लगा और मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। उससे पूछा कि उस समय तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान नहीं आया जब तुम उस पहाड़ी से मुझे धक्का देने लगे थे, और फिर जब तुम अपने मकसद में कामयाब न हुए तो उस एक अनजान जगह पर सुबह सवेरे अकेला छोड़कर एक दूसरी औरत की मोहब्बत में निकल गए थे। अगर तुम्हारे पीछे मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो क्या होता? क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे बगैर मैंने एक दिन कैसे गुजारे? लोगों ने मेरे बारे में किस किस तरीके की बातें की। मेरी मनहूसियत तुम्हारी ज़िंदगी को खा गई, जबकि तुम तो अपनी महबूबा के साथ रंगरलियां मनाने में बिजी थे और मुझ में पर ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर दी गई कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अगर सोहन मेरा हाथ न थामता तो शायद मैं आज अपने कमरे में ही कैद होती या फिर मर चुकी होती। मेरी हालत देखकर सोहन ने मुझे पीछे हटाया था। बहुत मुश्किल से सोहन ने मुझे संभाला और नीरज जैसे स्वार्थी और बेवफा इंसान से मुझे घिन आ रही थी, जिसकी माँ अपने जवान बेटे के दुख में बिस्तर पर लगी थी और वो हमें यहाँ बैठकर अपनी मोहब्बत की कहानी सुना रहा था। कुछ देर बाद ही खबर सारे गांव में फैल गई कि नीरज वापस लौट आया है और वही लोग जो मुझे मनहूस की किरदार दे रहे थे अब मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे कि मैं किसकी पत्नी हूँ और किसके साथ रहूँगी। सबके जुबान पर बस एक ही बात थी कि नीरज लौट आया है। अब मुझे सोहन से अलग होना पड़ेगा और नीरज के साथ एक बार फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। सोहन भी सारे मामले में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि मैं और सोहन एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और अच्छे ज़िंदगी गुजार रहे थे, और अब नीरज की हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। सोहन ने सारे मामले को अपने एक दोस्त को बताया, जो कि एक वकील था। उसने कहा कि अगर सोहन मेरे साथ रहना चाहता है तो नीरज से मुझे तलाक लेनी होगी और जब तक हम दोनों का अलग रहना पड़ेगा, उसके बाद हम एक साथ रह सकते हैं। सोहन ने जब यह बात नीरज को बताई तो वह बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया और उसने मुझे तलाक देने से मना कर दिया।
लेकिन मैं किसी भी सूरत में नीरज के साथ अब अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपना सारा सामान उठाकर वहाँ से अपने मायके चली गई। एक बार फिर मेरे माता पिता पर क़यामत गुजरी थी। वो सारे मसले को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए मेरे पिताजी ने नीरज को बुलाकर एक अच्छी रकम पैसे की ऑफ़र की और इसके बदले में मेरी आज़ादी को कहा। मेरे पिताजी को नीरज की फितरत अब समझ में आ गई थी। बस कुछ पैसों पर ही बिकने वाला इंसान था। वो मेरे पिता से 30 लाख लेकर नीरज ने मुझे आज़ाद कर दिया। इसके बाद सोहन दरवाजे पर आया और मैं उसके साथ उसके दुल्हन बनकर चली गई। नीरज घर छोड़कर जा चुका था और अब सोहन और मैं एक साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब जाकर मुझे और मेरे माता पिता को यह बात समझ आई कि इंसान जैसा दिखाई देता है वो नहीं होता, और मेरे माता पिता ने भी मुझे अपने इस गलती की माफ़ी मांगी कि उन्होंने नीरज की फितरत देखकर मेरा उसके साथ रिश्ता तय कर दिया, जबकि अंदर से वो एक खोखला इंसान था। आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि बेटियाँ इतनी बेकीमती नहीं होती कि 4 दिन की जान पहचान पर उनकी बुरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी जाए। अपनी बेटी को किसी भी ऐसे इंसान के हवाले न करे और अच्छे तरीके से छानबीन कर ले, ये जानकर कि अगला आदमी इंसान है या हैवान। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक, कहानियाँ जायज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।